जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग साइंस अनसॉल्व एचएम अनसॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम लोग 2023 जो सेट आज 6 है उसे करने वाले हैं जो कि आपके पास कोड है ईओ। ठीक, आपको बता दें कि हम लोग सेट 1 2 3 4 5 तक कंप्लीटली हम लोग जो है उसको ख़त्म कर चुके हैं। आज जो है हम लोग सेट 6 को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर हमारे पास जो है आप अरियन अनसॉल्व प्रोवाइड करा दो, हमें हमें ये अनसॉल्व वो अनसॉल्व प्रोवाइड करा दो। तो आप लोग ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जब पता है आपको, आप लोग ये करना, आपके पास कोई भी अनसॉल्व हो, आप लोग केवल ईओ सेट को चेक करना। बाकी सेट 5 हो 6 हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोग केवल ईओ सेट को चेक करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये मिरर प्रोड्यूसिंग ये वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज। एक मिरर है, ठीक है, जो कि उसमें से वर्चुअल इमेज बनता है एंड लार्ज यानी ऑब्जेक्ट से लार्ज बनता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा हमने कॉनकेव मिरर के बारे में जब भी हमने स्टडी करवाया था, कॉनकेव मिरर में हर कंडीशन में यही तो कंडीशन है। तो प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, एनी स्पेरिकल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग करेक्ट करना इसमें, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही जो है वो प्रोड्यूसिंग ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 में है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो जो ह्यूमन आई है वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है ना। कहाँ बनता है? रेटिना पर। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे, रेटिना। ठीक है, रेटिना पर ही इमेज हमारा फॉर्मेट होता है, इमेज बनता है वहाँ पर। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है, द कलर ऑफ विच लाइट विच डेविएटेड मैक्सिमम। देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, जब भी हम लोग कोई वाइट लाइट हो उसको प्रिज्म से पास कराते हैं तो जो डेविएशन है वो मैक्सिमम होता है वॉयलेट का और मिनिमम होता है रेड का। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम की बात की गई है तो हम लोग वॉयलेट को चूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है हमारे पास, तो बी विल बी राइट आंसर। तो वॉयलेट जो है उसी को आप लोग करेक्ट करना, ऑप्शन नंबर बी को। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द करंट पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक कैटल हैज बीन डबल्ड, द हीट प्रोड्यूस्ड विल बिकम्स। देखो, द करंट पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिकल कैटल, तो हम लोग करंट किससे पास कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कैटल से जब पास करेंगे तो हैज बीन डबल्ड, तो वो डबल्ड मतलब द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी। तो हीट जो है, देखो जब भी करंट को हम लोग पास कराएंगे और उसका डबल मतलब जब द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी, तो हीट क्या होनी चाहिए वहां पर? हीट जो है 4 टाइम्स होनी चाहिए। मतलब हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, तो सी विल बी राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज। द मोस्ट सुटेबल मटेरियल, तो मोस्ट सुटेबल मटेरियल, सबसे बढ़िया मटेरियल जो है फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर है उसको बनाने में हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पर ब्रश को, सॉफ्ट आयरन को, एल्युमिनियम को और स्टील को। तो हम लोग यहाँ पर सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं। यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर में भी यही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में है, तो ट्रांसफार्मर में भी हम लोग सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं वहाँ पर। ठीक है, हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है, फोर जो क्या नाम, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इन करेक्ट। रे डायग्राम है और इन्होंने पूछा है करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए बी सी, देखो ए में इस प्रकार से है, इस यूं सब कॉन्केव लेंस है, रे इस प्रकार आ रही है और इस प्रकार से जा रही है। ठीक, और सेकेंड कंडीशन में है, रे इस प्रकार से आई इस प्रकार से गई। थर्ड कंडीशन में है, रे इस प्रकार से आई इस प्रकार से गई। और फोर्थ कंडीशन में रे सीधी निकल गई। तो कंडीशन नंबर हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में जो ये रे होती है तो ये इस प्रकार से आने के बाद इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे थर्ड जो है यही हम लोग करेक्ट करेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि सी विल बी राइट आंसर। ठीक,
सी को हम लोग राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये डॉक्टर हैज prescribed a corrective lens of power plus 1.5 diopter. The nature of लेंस इज, इस लेंस की जो नेचर है वो क्या है? नंबर एक डाइवर्गिंग, और नंबर 2 कन्वर्गिंग, नंबर 3 हाफ डाइवर्गिंग, नंबर डी में है नॉन ऑफ एबव। तो ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ, तो करेक्टिव लेंस ऑफ 1.5 डायोप्टर द नेचर ऑफ लेंस। वैसे अगर आप लोग एफ इसमें फाइंड आउट करोगे तो एफ इक्वल्स 1/p फार्मूला लगा देना, तो फिर भी आप लोग यही कहोगे प्लस में है, इसलिए कहोगे कन्वर्गिंग। ठीक, तो बी ऑप्शन को आप लोग करेक्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 में है, प्योर एयर इज, तो प्योर एयर है क्या? ये है नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर, नंबर बी में है ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स, नंबर डी में है ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, नंबर डी में है नॉन ऑफ द एबव। तो प्योर एयर, ठीक, प्योर एयर जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर में, भाई ये पहले से मिक्सचर है तो मतलब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मिक्सचर ऑफ मेटल, तो इसमें भी मिक्सचर है तो नहीं होनी चाहिए। ये मिक्सचर मतलब प्योर जब बात की गई तो मिक्सचर कहाँ से हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर? तो हम लोग यहाँ पर इसी कंडीशन में नॉन ऑफ भी करेंगे हम लोग। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। एल्केन इज, तो एल्केन में देखो मेथ एथ, तो 2 कार्बन यानी 2 कार्बन होने चाहिए, और 2 4 4, तो 4 में 2 ऐड कर लेंगे 6, तो अगर C2 है तो H6 होने चाहिए। ठीक, तो हम लोग कहेंगे मेथ एथ, तो अच्छा एल्कीन है, एल्केन नहीं है, एल्कीन है, तो मेथ एथ, ठीक, मेथ एथ। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर C3H6, तो मेथ एथ फिर प्रोप होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। C2H2, तो ये होना चाहिए एल्काइन के लिए। C3 C4, तो देखो हम लोग बी ऑप्शन को करेक्ट तब कर सकते हैं जब यहाँ पर एल्काइन होनी चाहिए, इन्होंने एल्केन दे दिया है एल्कीन, तो ये मिसप्रिंट है। ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ पर C2H2 ही कर रहे हैं एल्काइन समझ के। ठीक है, तो C2H2 बी ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर का पीएच वैल्यू 7। ठीक, सी ऑप्शन को करेक्ट कर लेना आप लोग। When any reaction metal react with any strong acid it will produce, देखो कोई भी मेटल हो अगर वो कोई भी एसिड से रिएक्शन कर ले तो हाइड्रोजन गैस निकलती है वहां से। ठीक है, तो हम लोग बी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे, H2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में है, टैली द गिवन सब्सटेंस इन कॉलम ए विद देयर एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम बी, कॉलम ए और कॉलम बी। नंबर 1 पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस, नंबर 2 पे है कास्टिक सोडा, 3 पे है सोडियम बाई कार्बोनेट, और 3 पे है डी पे है ब्लीचिंग पाउडर। फिर उधर कॉलम बी पे हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एन आइडल और एंटी बैक्टीरियल, फिर एंटासिड। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल, जो आइडोल है इसी में ही करेंगे हम लोग, तो बी ऑप्शन को हम लोग ऑप्शन ए को सेकेंड से मैच कराएंगे। फिर कास्टिक सोडा में, अब जब कास्टिक सोडा है मतलब ये बेकिंग सोडा तो है नहीं, कास्टिक सोडा है तो सॉप का यूज करेंगे हम लोग, तो बी को हम लोग फर्स्ट से मैच कराएंगे। सोडियम बाई कार्बोनेट, तो सोडियम बाई कार्बोनेट जब है तो फिर हम लोग एंटा एसिड, जो हमारे स्टोमक में जो भी एसिड बनते हैं ना उसको हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। जैसे मान लो कभी कभी पेट दर्द हो तो सोडियम बाई कार्बोनेट, कभी कभी बाई चांस, वैसे नहीं लेते हैं, वैसे हम लोग कभी कभी बाई चांस की बात कर रहे हैं, तो उसको मतलब दूर करने के लिए हम लोग जो है उसको रिलीज करने के लिए सोडियम बाई कार्बोनेट यूज करते हैं, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को 4 से मैच कराएंगे। ब्लीचिंग पाउडर ये एंटी बैक्टीरियल हो गया हमारे पास, हाँ, मतलब हम लोग थर्ड से मिला देंगे, मतलब हम लोग कहेंगे ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 में है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेड कलर विद मिथाइल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज का रंग जो है वो लाल होने का मतलब है, रेड होने का मतलब क्या है? NaCl, H2SO4, KOH, ग्लूकोज। तो H2SO4, तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में है ATP एंड NADP। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक वही है, और NADP, और अगर ADP की बात करोगे तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक, एन से नाइट्रो। तो इन प्रोड्यूस्ड इन, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, रुक जाओ, ATP एंड NADP 2HR प्रोड्यूस्ड, 2HR प्रोड्यूस्ड, तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में है। ऑप्शन नंबर पहले ही हम लोग करेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ATP एक चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, ATP जो है ये रुपीज हाउस भी है और कॉइन्स हाउस भी है। ये भी आप लोग कभी कभी क्वेश्चन बना के पूछ देते हैं, तो इसको आप लोग ये ध्यान रखना। इसका मेंडल इज फेमस, तो मेंडल फेमस है, क्यों फेमस है? इन द फील्ड हेरिडिटी, फॉर डिस्कवरी ऑफ DNA, फॉर एगिनियस और जीनियस, और फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी। नो 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 नो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करना है, इन द फील्ड ऑफ हेरिडिटी, ठीक। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है स्पर्म्स आर फॉर्मेड इन। स्पर्म्स कहाँ, स्पर्म्स जो है, स्पर्म बे वास डिफरेंस ओवरीज टेस्टीज लीवर। तो स्पर्म कहाँ फॉर्मेड होता है, एक होते हैं ये, तो हम लोग कहेंगे टेस्टीज में। कहाँ फॉर्मेड होते हैं? टेस्टीज में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में है एल्वियोलिक एक्यूर इन लीवर, लंग्स, स्टोमच, टंग। तो हम लोग कहेंगे लंग्स, ठीक है। इसके बाद 18 में है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर प्लांट हैव फ्लोयम, स्टोमेटा, पिथ, जाइलम। देखो फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का दोनों फ्लोयम जाइलम दोनों काम होता है वाटर को इधर से उधर करना, बट फ्लोयम का वर्क होता है केवल जो भी प्लांट्स होते हैं उसके हर एक पार्ट्स में पहुंचाना होता है। बट फ्लोयम के बाद जाइलम जो है इसी का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, चाहे जितने डिस्टेंस पर वाटर हो। तो हम लोग जाइलम ऑप्शन को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन को हम लोग क्लियर कर लेंगे। इसके बाद नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी ह्यूमन इज। तो ब्लड प्रेशर के बारे में कई बार बता चुके हैं हम कि 120/80 होता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर बी को। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स रिप्रेजेंट प्योर राउंड सीड्स। स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, और कैपिटल आर। तो देखो विच ऑफ फॉलोइंग जीनोटाइप्स रिप्रेजेंट प्योर राउंड सीड्स। प्योर है मतलब हम लोग कहेंगे, देखो स्मॉल टी तो ये तो हमारे पास ट्रिंकल है, और इसके बाद इस कैपिटल टी और स्मॉल टी तो ये हाइब्रिड है, और स्मॉल टी कैपिटल टी ये भी हाइब्रिड है, और इस कैपिटल आर यही हमारे पास प्योर है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे? 21 को करेंगे। देखो 21 में क्या है, ठीक। 21 क्वेश्चन, तो 21 में है ड्रा ए लेवल्ड रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed between pole and infinity by a convex mirror. State the properties of image format. Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror of vehicle? हाँ, तो vehicles। तो एक चीज यहाँ पर draw a level ray diagram to show the formation of the image of an object प्लेस बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो एक कॉन्वेक्स मिरर है और उसमें पोल और इन्फिनिटी के बिटवीन में, बीच में जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, ठीक। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आंसर 21। तो आंसर
21। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है कि मिरर है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। देखो, तो कॉन्वेक्स मिरर है, तो जब रे डायग्राम को हम लोग बनाएंगे तो कॉन्वेक्स में अंदर की ओर पॉलिश करते हैं। ये हम लोगों ने लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ पोल, और एम और एन ये हुआ डोर, ठीक। एंड यहाँ पर इन्फिनिटिव, हाँ, ये हुआ इन्फिनिटिव, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं ए एंड बी। ऑब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट जो है इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो कहा है कि ऑब्जेक्ट जो है पोल एंड इन्फिनिटिव के बीच में, मतलब ये पोल और ये इन्फिनिटिव के बीच में है। यहाँ से रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ले जाते हैं, और कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर से ले जाते हैं तो फिर वो फोकस से होकर रेज जाती है, ठीक है। तो बस, लेकिन हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि इसका रिफ्लेक्ट जो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है किरणें, तो ये रेज इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हुई, और एक रेज को जो है हम लोग फोकस को या सेंटर को टारगेट करते हुए सेंटर को ले जाते हैं, सेंटर को टारगेट करते हुए ले जाते हैं, और जो सेंटर को टारगेट करती हुई जाती है वो फिर सीधी निकल जाती है, ठीक है। जो सेंटर को टारगेट करती हुई जाएगी वो रेस फिर सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पर मान लो कि सेंटर है, ठीक। तो ये यूं सेंटर को टारगेट करते हुए रेस जा रही है, ठीक। वैसे पॉसिबल तो है नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पॉलिश है, ठीक है, यहाँ पर पॉलिश है, तो फिर ये रियल नहीं है, ठीक है। जो भी इमेज बनेगा इसमें वो रियल नहीं है, ठीक, वो इमेजिनरी है। तो हम लोग यहाँ तक जाने के बाद ये रेज भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट हम लोगों ने टारगेट करते हुए इसको ले जा रहे हैं, तो हम लोग अब जान चुके हैं कि ये जो है इमेज जो बनेगा वो रियल नहीं है। तो इसको ना पीछे की ओर बिहाइंड तरफ इसको यूं लाते हैं, ठीक, यूं लाते हैं। अब हम लोग जान चुके हैं कि ये जो यहाँ पर दोनों किरणें, ये दोनों रेज मिल रही है, तो यहाँ पर मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर बना हमारे पास इमेज। तो ये हुआ ए डैश और बी डैश। इमेज जो है वो जो है रियल नहीं है, इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉलिश है, फिर भी हमने यहाँ पर इमेज को बना दिया है, तो हम लोग कहेंगे इमेज जो है इमेजिनरी है। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, 22 में कि एक्सप्लेन विद ड्राइंग ए डायग्राम हाउ hypermetropia is corrected. The near point of hypermetropia I is 75 centimeter. What is the focal length required to correct this defect? The near point of the normal eye is 25 centimeter. ठीक, तो अब समझना, सबसे पहले आंसर 22 तो लिखेंगे हम लोग आंसर 22। सबसे पहले इनका कहना ये है कि एक्सप्लेन विद द ड्राइंग ए डायग्राम हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड द नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिया आइज। देखो इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये आइज है, ठीक, और ये जो है हमारे पास आइज है। अब यहाँ पर आई में लेंस जो होता है हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक। लेंस जो आइज में हमारे पास, हमारे आइज में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब यहाँ से आप लोग
मान लो कि अच्छा कौन सा क्या है हमारे पास, हाइपरमेट्रोपिया है ना, हाइपरमेट्रोपिया है। तो नॉर्मल देखो यहाँ पर हम लोग जब यहाँ से लाइट को रिफ्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग, अब मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इस ऑब्जेक्ट को ना देख नहीं पा रहे, ठीक नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस ऑब्जेक्ट को तो देख पा रहे बट नियर के जो ऑब्जेक्ट है उसे नहीं देख पा रहे। रीजन क्या है, जो इमेज बनना चाहिए वो इमेज रेटिना पर बनना चाहिए, तो रेटिना पर ना बनकर इमेज जो है वो रेटिना के बिहाइंड साइड बन रहा है, ठीक है, बिहाइंड बनता है, पीछे बनता है उसका। इस रीजन से इसको हम लोग वस्तु को देख नहीं पा रहे, इस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पा रहे। फिर से एक बार समझो, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे बट उसके नियर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ पर जो हमारे आइज में जो इमेज बन रहा है, जहाँ पर इमेज बनना चाहिए रेटिना पर बनना चाहिए, तो रेटिना तो हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर है रेटिना, तो इमेज रेटिना पर ना बनकर रेटिना से बिहाइंड साइड, बिहाइंड बनता है, पीछे बनता है। इस रीज़न से हम लोग इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग जो है इस नियर की ऑब्जेक्ट को सही रूप से सही फॉर्मेट में देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने आईज में, अपने आईज में एक कॉन्वेक्स लेंस, चश्मे में, आईज के चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। और इस कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होगा, इस कॉन्वेक्स लेंस का काम होगा, अब जो ये डिस्टेंस ये तो देख रहे थे, अब इस ऑब्जेक्ट को भी दिखाने का काम होगा इस लेंस का, इस लेंस का। अब इस लेंस की हेल्पिंग से अब जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा, और जिससे कि हम लोग सही फॉर्मेट में इमेज को देख पाएंगे। तो इमेज को, अगर कोई इमेज नियर है उसको नहीं देख पा रहे और डिस्टेंस पर है, फार है, तो हम लोग उसको देख पा रहे, तो उसको नियर की इमेज को हम लोग देखने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है जो इमेज रेटिना के बिहाइंड पर बन रहा था वो उस इमेज को रेटिना तक लाना, ठीक है। केवल कॉन्वेक्स लेंस का काम नहीं होता है, कॉन्केव लेंस का भी काम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे 23 में है, वन वर्ड, अच्छा इसमें अभी क्वेश्चन है इसमें कि 75 सेंटीमीटर द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई इज 75 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। मतलब यहाँ पर जो फोकल लेंथ है इसे फाइंड आउट करेंगे, और लास्ट में हमें गिवन ये भी है कि द नियर पॉइंट ऑफ, तो इसको हम लोग फर्स्ट कंडीशन में क्या है, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आइज 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, तो हम लोग लेंगे 75 सेंटीमीटर एंड वी 25 सेंटीमीटर, ठीक, 25 सेंटीमीटर। देन हम लोग लेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यूज को रखो, तो 1/f इक्वल्स 1/25 माइनस में ले लो, और माइनस 75, ठीक। अब यहाँ पर जो है 1/f इक्वल्स ये हुआ, एलसीएम हुआ 75, 25 3 जा 75 और ये हुआ 1, ठीक। तो 1/f इक्वल्स
ये हुआ हमारे पास -4y75। तो यफ इक्वल 75/4। तो यफ इक्वल्स 4 × 1 = 4। ठीक, 4 × 1 = 4 एंड हमारे पास 3, या तो आप लोग यही रख सकते हैं 4 × 1 = 4, 3 5 6 7, तो 35 हुआ। 4 8 × 32, ठीक, 32 एंड 3 और पॉइंट पॉइंट लगा के जीरो हम लोग जीरो ले लेंगे। तो चलो आपको बता देते हैं डिवाइड करके, तो आप लोग भी कन्फ्यूज़न हो जाओगे। 4 × 1 = 4, 3, ये हुआ 4 8 × 32, ये हुआ 3 पॉइंट ले लिया, जीरो ले लिया। 4 7 × 28, 2 और 4 5 × 20, मतलब 18.75। तो 18.75 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे 23 में। 1 what factor does the resistance of conductor depend? 1 what factors does the resistance of conductor depend? तो कंडक्टर जो है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है वो जो डिपेंड है। तो अब समझना, सबसे पहले 23, तो अब लोग हेडिंग क्या डालोगे, लिखेंगे आंसर 23। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि 1 what factor does the resistance of conductor depend? तो हम लोग कहेंगे कि कंडक्टर डिपेंड, तो फैक्टर ऑन विच, फैक्टर 1 विच रेसिस्टेंस, ठीक, द रेसिस्टेंस ऑफ विच हम लोग कहेंगे द रेसिस्टेंस ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो कंडक्टर किस किस पर डिपेंड है, ध्यान रखना कि सबसे पहला कंडीशन में जो रेसिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड है, वो उसके जो लेंथ यल है उस पर डिपेंड है। ठीक, लेंथ यल पर डिपेंड है, तो हम लोग कहेंगे कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इसके बाद उसके एरिया पर भी डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, एरिया के। बट हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि अगर हम लोग किसी भी कोई वायर है, वायर के अगर लेंथ में हम लोग इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर हम लोग इसमें डिक्रीज करते तो ये भी डिक्रीज होगा, यही है। ठीक, और इसके बाद हम लोग कहेंगे जो रेसिस्टेंस है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/a। अगर हम लोग एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर एरिया को डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, ये है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि आर प्रोपोर्शनल यल, आर इनवर्स प्रोपोर्शनल ए। इसके बाद और किस पर डिपेंड है, तो हम लोग कहेंगे कि अब नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो जो कंडक्टर जो है मतलब उसके हम लोग कहेंगे नेचर ऑफ द मटेरियल। तो जो कंडक्टर का मटेरियल है उस पर भी, मतलब उस पर भी, मटेरियल पर भी वो डिपेंड है, कंडक्टर ऑफ मटेरियल पर भी ये डिपेंडेंट है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कहेंगे कि इन सबको ना इकट्ठा लिखते हैं कैसे, कि आर हम लोग कहेंगे प्रोपोर्शनल L/A, और जब भी प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते हैं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट लेते हैं, तो R = रो L/A।
जहाँ रो क्या है, जहाँ रो जो है ये कॉन्स्टेंस है, ठीक, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, ठीक, रो क्या है, रो जो है कांस्टेंट है। इसके बाद अगर रो की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो रो की वैल्यू को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, रो जो है RA/L, ठीक। तो दोनों को हम लोग आंसर के रूप में, हम लोग आंसर के फॉर्म में रख सकते हैं, इसे भी और इसे भी। इसके बाद इन्होंने दो क्वेश्चन में आगे इन्होंने कहा है कि इसी में कि an electric bulb operated 80 volts takes 10 ampere current. How much resistance should be connected in series with the bulb to used in 240 volts so that the takes the same current. मतलब इन्होंने ये कहा है कि अगर हम लोग V जो है, V हमारे पास V 240 वोल्ट्स हमें गिवन है और करंट्स भी हमें गिवन है 10 एम्पियर। तो करंट्स हमें गिवन है 10 एम्पियर, ठीक, 10 एम्पियर करंट्स गिवन है। तो अब हम लोग यहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि R = V/I फार्मूला है। इस फार्मूले को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग R = V है 240 और ये 10, 0 से 0 कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे कि R = 24 ओम, ठीक। अभी R को तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। अभी एक हमें और भी एक बोल्ट गिवन है 80 बोल्ट ना, हाँ 80 बोल्ट से हमें गिवन है। अब हम लोग अगेंस्ट क्या करेंगे, जब 80 बोल्ट्स गिवन है तो हम लोग कहेंगे कि अगेन R डैश इक्वल्स 80/10 इक्वल्स, ये 0 से 0 कैंसिल, तो R डैश इक्वल्स 8 ओम। हम लोगों ने R और R डैश या R1 R2 भी लिख सकते थे, ठीक, वो भी बेटर रहता हमारे पास R1 R2। अब यहाँ पर इन्होंने जब ये कहा है कि सीरीज विद द यूज्ड इन बोल्ट टेक द सेम करंट, तो हम लोग एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेटेड, हाउ मच रेसिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड। अच्छा, कितने रेसिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे, इन्होंने कहा कि कितने रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे हेंस द रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, तो हम लोग कहेंगे द रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड, किस कंडीशन में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज से ना, हाँ, तो कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब भी तो है, हाँ बल्ब, बल्ब लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे R = R माइनस R डैश, तो R डबल डैश इक्वल्स, ये क्या है 24 - 8, सब्ट्रैक्ट कर लो, 24 ही तो है, हाँ, तो हम लोग कहेंगे कि R डबल डैश इक्वल्स यहाँ पर 16 ओम। रुक जाओ, और भी कुछ कहा था इन्होंने क्या, नहीं और भी कुछ नहीं कहा था इन्होंने, बस क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है 23, ठीक, क्वेश्चन नंबर 23। तो ठीक है, ठीक है, ठीक, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 24 में क्या है,
24 में है डिफाइन किलोवाट, हाउ मैनी जूल्स आर इक्वल्स 1 किलोवाट आवर एंड इलेक्ट्रिक केटल रिलेटेड 220 volts 2.2 kilowatt works for 3 hours. Calculate the energy consumed and current drawn. मतलब 24, तो इन्होंने कहा है कि 24 में, तो हम लोग जानते कि वी नो दैट 1 क्या पूछा, किलोवाट है ना, 1 इन्होंने कहा 1 किलोवाट, डिफाइन द किलोवाट, हाउ मेनी जूल्स और 1 किलोवाट, ठीक है। तो 1 किलोवाट हम लोग कहेंगे 1 किलोवाट आवर्स इक्वल्स 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक, ये होता है। फिर आगे इन्होंने क्वेश्चन में हमें से कुछ पूछा है, बस वही बताते हैं आपको। इन्होंने ये पूछा है कि एन इलेक्ट्रिक केटल रेटेड 220 वोल्ट्स 2.2 किलोवाट वर्क्स फॉर 3 आवर्स, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड एंड करंट ड्रॉन, ठीक। तो एक काम करना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेट द एनर्जी, तो V हमारे पास क्या है, इसमें V जो है हमारे पास 220 किलोवाट, P इक्वल्स जो है वाट को P से, P इक्वल्स क्या है 2.2 किलोवाट, ठीक। तो 2.2 किलोवाट के लिए हम लोग 10⁻³ कर लेंगे, ये वाट हुआ, ठीक। P इक्वल्स एंड 3 आवर्स, अब हम लोग यहाँ पर आवर्स इक्वल्स 3, ठीक। जब एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से इसको T लिख लो, इसको T लिखो। यहाँ से सबसे पहले हम लोग I को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि P इक्वल्स VI, तो P के जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं 2.2 इंटू 10⁻³ इंटू इक्वल्स, और V के जगह और I, इसको इसके डिवाइड में ले आओ, तो I इक्वल्स 2.2 इंटू 10⁻³ बाई पॉइंट हटा के 0 ले लिया हमने, ये इससे कैंसिल, ये 1 हुआ, 20 इससे कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर केवल 10 एम्पियर हुआ। अब W इक्वल्स हम लोग लगा देंगे फार्मूला VIT। अब W इक्वल्स V हमारे पास ये है, I हमारे पास ये है, T हमारे पास ये है। अब इसको आप लोग वैल्यूज को रख लेना यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर इसी के और में है, स्टेट the two ways of increase and force and a current carrying conductor in image field. Name of the device whose working depends on the effect. State Fleming's left hand rules with the help a level diagram. तो देखो इनके दोनों के दोनों हम इसको आपको बता चुके थे, जो आपके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स एंड मैक्सवेल थंब रूल्स। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग जो हम लोग थंब एंड उनके जो नियर वाली दोनों फिंगर्स को इस प्रकार से फैलाते हैं कि जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर से हम लोग फाइंड आउट करते हैं करंट किधर की ओर करंट फ्लो रही है, करंट की डायरेक्शन, और जो फॉर फिंगर है इससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, और थंब से फाइंड आउट करते हैं हम लोग फोर्स को। तो ये हो गया। और थंब रूल्स क्या है, मैक्सवेल थंब रूल्स क्या है, मैक्सवेल थंब रूल्स के अकॉर्डिंग कोई वायर हो और थंब को इस प्रकार कोई वायर हो उसमें करंट फ्लो हो रही हो, तो हम लोग उसे जो है उस वायर को इस प्रकार से कैच करते हैं कि जो
फिंगर्स है वो सारी के सारी फिंगर्स जो है इस प्रकार से उस पर लिपट जाए कि ये फिंगर्स से हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं कि इधर मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड है, और जो थंब है थंब से फाइंड आउट करते हैं कि करंट किधर की ओर फ्लो हो रही है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए थंब से देखते हैं, तो थंब से ये फाइंड आउट करते हैं कि करंट कहाँ फ्लो हो रही है, और फिंगर से फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है। तो फिंगर्स जो है ये बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, थंब बताता है इलेक्ट्रिक करंट को। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से मिडिल फिंगर से करंट डायरेक्शन ऑफ करंट है, मतलब करंट की जो डायरेक्शन है वो फाइंड करेंगे, और फॉर फिंगर से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और थंब से हम लोग फोर्स को। इसके बाद केमिस्ट्री करेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री से करने से पहले आप लोगों से एक काम करेंगे कि आप लोग एक काम करो, इतने को शॉर्ट कर लो, फिर केमिस्ट्री को सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, देखो अब केमिस्ट्री करने जा रहे हैं हम लोग। राइट आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो आईयूपीसी नेम बताएंगे। तो आंसर 25 ए पार्ट में है CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। बी में है CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड COOH। सी पार्ट में है CH2 फिर CH फिर CH2, फिर यहाँ पर है C2H5, यहाँ पर है C2H5, और यहाँ पर भी है C2H5। ठीक, इसके बाद डी ऑप्शन में है HCI और Cl और Br। मज़ेदार आईयूपीएसी है। सबसे पहले हम लोग जब भी आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो जो भी ग्रुप नियर हो उस नियर वाले ग्रुप से ही हम लोग सबसे पहले उनका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप देखो, ये एथीन ग्रुप है ना, इन ग्रुप है, तो यहाँ से नाम हम लोग करेंगे। तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। सबसे पहले हम लोग जो भी हाइड्रोजन फैमिली हो, हाइड्रोजन फैमिली को पहले लिखते हैं हम लोग। तो ये क्लोरो हाइड्रोजन फैमिली है ना, तो Cl को कहते हैं हम लोग क्लोरो। तो हम लोग इसके आईयूपीएसी नेम में हम लोग कहेंगे कि क्लोरो। क्या लिखेंगे हम लोग? क्लोरो। ठीक, क्लोरो 3 कार्बन 3 कार्बन पर है तो 3 क्लोरो। बात क्लियर? अब टोटल कितने कार्बन है इसमें? तो 3 कार्बन है। 3 कार्बन होने पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेथ एथ प्रोप। ठीक, मेथ एथ प्रोप। तो प्रोप तो हम लोग कहेंगे प्रोप। अब यहां पर ये जो इन है, ये इन कितने पर है? तो इन देखो, इस इधर से गिनोगे तो 2 कार्बन पर है कि नहीं ये इन, तो हम लोग कहेंगे 2 इन, या हम लोग कह सकते हैं, या 1 इन कह सकते हैं। तो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, या हम लोग कह सकते हैं यहां पर 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर मेथ एथ प्रोप, इधर से गिनो तब भी ये देखो, ये ग्रुप है, दो ग्रुप है, एक OH ग्रुप है और एक COOH ग्रुप है। 2 ग्रुप है यहां पर। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर हम लोग कहेंगे, इधर से गिनो तो 1 2 3, इधर से गिनो 1 2 3। ये जो हाइड्रोक्सी है, ये हाइड्रोक्सी जो है 2 पर है, तो हम लोग कहेंगे इसको यहां नाम देते हैं। ठीक, ये जो हाइड्रोक्सी है,
हाइड्रोक्सी का नाम हम लोग यहाँ देते हैं। तो हम लोग कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी। ठीक, 2 हाइड्रोक्सी। अब मेथ एथ प्रोप, तुम लोग कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड। तुम लोग कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक 1 पर है। इसके बाद अब इस पर आ जाओ। इस पर देखो, इधर से काउंटिंग करोगे तो एक यानी 1 2 3, इधर से काउंटिंग 1 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, सभी में C2H5 नीचे नीचे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जब भी इसको हम लोग नेमिंग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मेथ एथ प्रोप। ठीक, मेथ एथ प्रोप। अब मेथ एथ तो ये हो गया, ये ग्रुप से अलग है, तो हम लोग कहेंगे, समझना, 1,2,3, 1,2,3 पर ये हमारे पास है 1 2 3 में मोनोडाई ट्राई, तो हम लोग कहेंगे ट्राई 1,2,3 ट्राई मेथ एथ, तो एथिल। हाँ, इसको क्या हम लोग एथिल, तो हम लोग कहेंगे ट्राई एथिल। ठीक, एथिल। अब हमारे पास मेथ एथ प्रोप, तो 3 कार्बन है, तो हम लोग कहेंगे प्रोपे प्रोपे प्रोपेन। ठीक, अब देखो इस पे आ जाओ। जब इसमें हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 1 पर है ब्रोमो क्लोरो दोनों, तुम लोग कहेंगे ब्रोमो क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो, बी और सी में बी पहले आता है इसलिए इसका नाम पहले लिखा गया है ब्रोमो क्लोरो, और ये हो गया आइडो। ठीक, तो ब्रोमो क्लोरो आइडो, ब्रोमो क्लोरो आइडो, और ये हो गया मेथेन। ठीक, तो हम लोग कहेंगे मेथेन बस। ठीक, तो ये हो गया IUPAC नेम। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे इन्होंने पूछा है 26 में, राइट इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेंस ऑफ क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एक्सप्लेन द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल एंड राइट इट्स बैलेंसी। देखो जो इनका हम लोग राइट एन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म ऑफ क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एक्सप्लेन पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल इन द राइट इन बैलेंसी। वैसे देखो क्लोरीन 70 की जो हम लोग एटॉमिक करते हैं वो तो आपको निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग आपको बता दे रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है इस बार पीरियडिक टेबल को ही हटा दिया। चैप्टर 5 कोई था आपका, तो वो चैप्टर इस बार नहीं है, तो इसके लिए आप लोग इसको क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। ठीक, इसके बाद 27 में है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो इसको जो है हम लोग बैलेंस करेंगे, तो लिखेंगे आंसर 27। ठीक, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में हमारे पास है C6H12O6 प्लस O2 रिएक्शन CO2 प्लस H2O, और बी में है CaCO3 प्लस HCl रिएक्शन CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। फिर सी में है N2 प्लस H2 रिएक्शन NH3, और डी में है MnO2 प्लस HCl रिएक्शन MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक,
बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों को चेक करते, दोनों की जो मॉलिक्यूलर है वो इक्वल्स है कि नहीं है। सी यहाँ पर 6 टाइम्स है, सी यहाँ पर 1 है, तो तुरंत सी से मल्टीप्लाई कर दो। तो सी से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओ की बैलेंस ही बिगड़ गई। यहाँ पर वो हुआ 6 टू 12 है, और यहाँ पर एक ये हुआ 13। यहाँ पर वो हमारे पास 6 जो है ये 8 टाइम्स है। अब हम लोग एक काम करेंगे, एच जो है 12 टाइम्स है, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर सी की वैलेंसी एच की वैलेंसी कंप्लीट है। बट यहाँ पर ओ है ये 6 8 टाइम्स है, और यहाँ पर ओ है 6 टू 12 है एंड 18, तो यहाँ पर 9 से कर दो, तो 9 टू 18, सॉरी 9 से नहीं कर सकते हम लोग, 6 टू 12 एंड ये हो गया 18, ये 12 और 6 18, ठीक, बैलेंस हो गया ये। यहाँ पर बैलेंस करो, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए सी 1 टाइम से, सी 1 टाइम से सी है, कोई दिक्कत नहीं हमें, सी और सी कोई दिक्कत नहीं हमें। ओ जो है यहाँ पर 3 टाइम्स है, वो 3 टाइम्स है, कोई दिक्कत नहीं। एच 1 टाइम्स है, एच 2 टाइम्स है, बहुत दिक्कत है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सी एल जो है 2 टाइम्स बैलेंस। यहाँ पर एन 2 टाइम्स है, एच 2 टाइम्स है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एस 2 3 से 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एम एन 1 टाइम्स 1 टाइम्स, ओ 2 यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ओ 2, यहाँ पर एच 2 टू 4, यहाँ पर एच 2, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो ये हो गया 4 टाइम एच, और सी एल 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, ये तो बैलेंस है पहले से, ठीक, 2 to 4, ठीक। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी के और में है, राइट एंड शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो रिएक्शन है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है ऐड करते हैं, ठीक है, और रिडक्शन में हम लोग ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज कर देते हैं। चीज ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग टाइम वेस्ट मत करना, वाला कोई एक क्वेश्चन कोई करना, और जो क्वेश्चन इजी हो उसे करना। मतलब आंसर 28 है, आंसर 28। तो देखो इन्होंने कहा है कि डिस्क्राइब द मेंडल्स लॉ। तो मेंडल्स ने, देखो मेंडल्स के जितने भी लॉ है, जैसे फर्स्ट लॉ को ले रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट लॉ में मेंडल ने क्या किया था कि मेंडल ने प्योर जो है रोल सीड्स लिए उन्होंने, हम प्लांट्स नहीं ले रहे, हम सीड्स ले रहे, तो प्योर रोल सीड्स लिए, एंड रिंकल, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये प्योर रोल सीड है और ये प्योर रिंकल सीड है। इनके बीच जब इन्होंने संकरण कराया, मतलब क्रॉस कराया, ठीक है, जब क्रॉस कराया, हाइब्रिडेशन कराया, हाइब्रिडेशन के ये हाइब्रिड, देखो फिर से समझो, मेंडल जी ने क्या किया, पहले प्योर रोल सीड को लिया उन्होंने, फिर रिंकल प्योर यानी प्योर रिंकल सीड को लिया। इन दोनों के बीच जब उन्होंने क्रॉस कराया, तो इनका जो रोल, प्योर रोल और प्योर रिंकल आपस में क्रॉस करने के बाद ये बना हाइब्रिड रोल, और जब अगेन क्रॉस कराया, फिर से इन्हें बना हाइब्रिड रोल। इसे हम लोग कहेंगे कि F1 फैमिली, ठीक, F1 फैमिली फर्स्ट है। तो ये दोनों के दोनों तो हमारे पास प्योर है, बट जैसे ही क्रॉस कराया तो F1 फैमिली में ये दोनों के दोनों हाइब्रिड आए, क्या है, हाइब्रिड आ गए, हाइब्रिड सीड, ठीक है। तो ये तो था इनका जो, बट यहां से ये भी रोल है, ये भी रोल्ड है, ये भी रोल्ड है, ये भी रोल्ड है, ठीक। तो इसे ही इन्होंने कहा है कि यही है एक्टिव रूल्स, जो उनका एक्टिव रूल है। एक्टिव मतलब है यही जो है, ये जो है ये भी रोल है, प्योर है, ये भी रोल है, रिंकल है, ठीक। बट यहाँ दोनों के बीच क्रॉस कराने के बाद दोनों के दोनों रोल सीड्स तो मिल गए हमें, बट हाइब्रिड मिले। यही कंडीशन था कैपिटल
टी और स्मॉल टी में। ये हो गया प्योर टाल प्लांट्स, प्योर स्मॉल एंड टिनी प्लांट्स। दोनों के बीच जब क्रॉस कराया तो यहाँ पर क्रॉस कराने के बाद इन्हें जो फाइंड आउट हुआ मेंडल जी को, दोनों के दोनों प्लांट्स तो टाल तो है, बट ये टाल भी है और हाइब्रिड भी है। क्या भी है? टाल भी है और हाइब्रिड भी है। ठीक, ये हुआ। तो टाल जो है ये एक्टिव है, टाल जो है ये एक्टिव है, और टिनी जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर हाइडन है, छिपे हुए हैं ऊपर। ये उन्होंने कहा मेंडल जी ने। ठीक, इसके बाद इन्होंने कहा है गिव एन अकाउंट इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन ए एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो देखो, एंजियो गिव एन अकाउंट ऑन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसको जो है आप लोग स्क्रीन पर देखो जरा, ऐसे लिखोगे आप लोग, ठीक है, जिससे कि आप लोग लिख सको अच्छे से, कोई दिक्कत ना है आपको। हाँ, इसके बाद जो इन्होंने कहा इन ऑर्डर टू सेव इन द इन्वायरमेंट डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ आर। ठीक, 5 टाइप्स ऑफ आर। इसके बाद इन्होंने कहा है डिस्क्राइब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन, और राइट एन ऐसे ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग। ठीक, मतलब आपको बता दें कि फ्लावर के बारे में तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझा दिया था, सेट 2 या 1 में। ठीक है, तो 2 या 1 में आप लोग वहाँ से पढ़ भी चुके हो कि ये मेल और फीमेल दोनों पढ़ा चुके हैं, आपको दोनों के बारे में स्टडी करवा चुके हैं। और इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसके बारे में आपको स्टडी करा चुके हैं। तो आई होप आप लोग वहाँ पर स्टडी कर चुके होंगे, सेट 1, 2 में हमने स्टडी करा चुके इसको। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आज के सेट को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको मतलब लिखने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखो, जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है, जिससे कि आप लोग लिख सको और उसको आप लोग अच्छे से उसको तैयार कर सको। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस प्रकार से हर एक सेट में हमसे मिलते जरूर है। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट।